नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जावत सिंह ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लक्ष्य इतना दुस्साहसी होगा कि वो वास्तव में उन पर एक उच्च स्तरीय युद्ध जनरल पर हमला करने की हिम्मत करेगा। और जब लक्ष्य ने आखिरकार अपनी चाल चली तो वो सिर्फ एक हमला नहीं था, वो एक तूफान था। काला ड्रैगन भाला 2.2 मीटर लंबा था और बख्तरबंद वाहन 2.5 मीटर चौड़ा था। अंदर 2 लोग बैठे थे और बहुत सारा सामान भरा हुआ था, इसलिए लक्ष्य के पास हमला करने के लिए लगभग कोई जगह नहीं थी। ये सब जावत सिंह की योजना का हिस्सा था। लेकिन उसने एक बात नजरअंदाज कर दी। लक्ष्य के काले ड्रैगन भाले को अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता था। अलग करने पर इसका अगला आधा हिस्सा 1.2 मीटर लंबा था। जब जावत सिंह दोनों हाथों से थैला ले रहे थे, तभी लक्ष्य ने मौके का फायदा उठाते हुए आधे लंबे भाले को आगे बढ़ा दिया। मूसलाधार बारिश, असंख्य ठंडे तारे टिमटिमाए और प्रकाश के एक आवरण ने जावत सिंह के पूरे शरीर को घेर लिया। भाला आने से पहले ही एक भयानक तीखी धातुई आभा उसकी ओर तेजी से बढ़ी। ये कितनी घिनौनी गुस्ताखी है। जावत सिन्हा भयभीत था। डिब्बे के अंदर की तंग जगह में बचने का कोई मौका नहीं था, इसलिए उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग लक्ष्य की ओर फेंक दिया, इस उम्मीद में कि बैग के अंदर की चीजों को लेकर चिंता के कारण लक्ष्य अपना हमला धीमा कर देगा। लक्ष्य जरा भी नहीं रुका। काले ड्रैगन के भाले ने पलक झपकते ही बैकपैक को चीर डाला और अनगिनत उत्परिवर्तित जानवर क्रिस्टल मंगल ग्रह की तरह फट गए और किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने में विफल रहे। पफ 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 पफ। जावत सिन्हा के शरीर पर खून के फूल खिल उठे। चीखने से पहले ही भाले की नोक उसकी छाती तक पहुंच गई थी। इस समय दोनों ओर सामान का ढेर लगा हुआ था, जिससे उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पहले की अत्यधिक लड़ाई ने जावत सिन्हा की हालत भी खराब कर दी थी। फिर भी एक उच्च स्तरीय युद्ध सेनापति तो उच्च स्तरीय युद्ध सेनापति ही होता है। ठीक समय पर उसने छत पर लगी रेलिंग को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया, हवा में उछला और छत से चिपक गया, जिससे वो लक्ष्य के घातक वार से बाल बाल बच गया। जावत सिन्हा को पूरा भरोसा था, हालांकि वो थका हुआ और घायल था, लेकिन भाले के इस वार से बच निकलने पर वो आसानी से लक्ष्य को मार सकता था। झेंग! काले ड्रैगन भाले ने रथ की दीवार में छेद कर दिया। उसका डंडा लगातार कांप रहा था, लेकिन इससे पहले कि उसका शरीर गिर पाता, उसकी आंखों के सामने प्रकाश की कई लकीरें दिखाई दी। उड़ता हुआ खंजर! लक्ष्य ने अपनी चमकदार चांदी जैसी मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए 5 उड़ते हुए खंजर चलाए, जो सुनहरी रोशनी से चमकते हुए सीधे जावत सिंह के महत्वपूर्ण अंगों की ओर बढ़ रहे थे। अरे, आप तो एक मेंटलिस्ट है। इस क्षण जावत सिन्हा को वास्तव में मृत्यु का खतरा महसूस हुआ। उनके विचार में लक्ष्य को चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अंततः वो केवल एक सैनिक स्तर के ही थे। वो एक मार्शल आर्टिस्ट था और उसके और एक उच्च स्तरीय युद्ध जनरल के बीच एक अभेद्य प्राकृतिक खाई थी। लक्ष्य के लिए उसे हराना असंभव था। लेकिन एक मेंटलिस्ट अलग था। मेंटलिस्ट सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट होते थे, जो समान स्तर के अन्य मार्शल आर्टिस्टों को सहजता से कुचल देते थे और अपने पद से ऊपर के स्तर पर लड़ने के पर्याय थे। इसके अलावा लक्ष्य कोई साधारण मेंटलिस्ट नहीं लग रहा था। सुनहरी रोशनी के उन बिंदुओं ने जावत सिन्हा के सिर में झंझनाहट पैदा कर दी। भला वो गोल्ड लेवल का मेंटलिस्ट कैसे हो सकता है? मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। 5 उड़ते हुए खंजर गोलियों से भी तेज थे और 1 सेकंड के हजारवे
हिस्से के भीतर ही जावत सिन्ह के शरीर पर जा गिरे। वो बस इतना ही कर सकता था कि छत पर अपने शरीर को घुमाए, अपने अच्छे तंत्रिका संबंधी प्रतिक्रियाओं पर भरोसा करते हुए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों से बचे। लेकिन पांचों उड़ते हुए खंजर फिर भी उसके शरीर को भेद गए। उसके हाथों, पैरों और पेट पर खंजर से वार किए गए थे और उसके शरीर और अंगों से खून बह रहा था। आह! लक्ष्य, मुझे मारने का सपना भी मत देखना। चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जावत सिंह तुरंत रक्षात्मक मुद्रा में आ गए और उन पर लगातार हमले होते रहे। 5 उड़ते हुए खंजरों से बुरी तरह घायल होने के बाद उन्हें पता चल गया कि उनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। पहले से ही थके हुए उन पर गोल्ड लेवल के एक योद्धा ने घात लगाकर हमला कर दिया। मानसिक क्षमता का प्रदर्शन करने वाला और बुरी तरह घायल होने के कारण जीवित रहना पहले से ही एक विलासिता थी। दृढ़ धीरज के साथ उसकी आंतरिक ऊर्जा में जबरदस्त उछाल आया। वो लक्ष्य के करीब जाना चाहता था। एक लेवल 7 वॉर जनरल के रूप में अपनी अपार शक्ति पर भरोसा करते हुए अगर वो लक्ष्य पर एक जोरदार प्रहार कर पाता तो वो इस युवा सैनिक की जान ले सकता था और उसे मृत्यु के बाद भी अपने साथ ले जा सकता था। अपनी चोटों की परवाह किए बिना उसने हवा से छलांग लगाई और सीधे लक्ष्य पर झपटा। उसे यकीन नहीं था कि इस तंग जगह में लक्ष्य के पास बचने के लिए कोई जगह बचेगी। जावत सिन्हा को छत से कूदते हुए देखकर लक्ष्य भावहीन हो गया। जावत सिन्हा को इस बात का पता नहीं था कि लक्ष्य के पैर का अंगूठा पहले से ही काले ड्रैगन भाले की पूंछ के पिछले हिस्से पर दबाव डाल रहा था, जिससे काला ड्रैगन भाला एक बड़े चाप में मुड़ रहा था। जैसे ही जावत सिन्हा का शरीर नीचे गिरा, लक्ष्य ने अचानक अपना पैर उठाया और मुड़ी हुई भाले की नोक हिंसक रूप से ऊपर उछली और जावत सिन्हा के निचले पेट की ओर बेरहमी से वार किया। रक्षा का रुख पूरी तरह से त्याग चुके जावत सिंह ने कभी सोचा भी नहीं था कि लक्ष्य इस तरह की अप्रत्याशित चाल चलेगा। बचाव करने में बहुत देर हो चुकी थी और भाले के डंडे से उनके पेट के निचले हिस्से पर जोरदार प्रहार हुआ। उस पल मानो कुछ टूट पड़ा। जावत सिंह ने आंखें घुमाई, चीख भी नहीं सका और जमीन पर गिर पड़ा। वो एक उच्च स्तरीय युद्ध सेनापति थे। उन्होंने अनगिनत घंटों का कठिन प्रशिक्षण लिया था। उनके शरीर में अंतर्निहित शक्ति व्याप्त थी और उनकी नसें अत्यंत मजबूत थी। इतना भीषण आघात सहने के बाद भी वे बेहोश नहीं हुए थे। असहनीय दर्द जो किसी को पागल कर देने वाला था, फिर भी उन्हें अचेत नहीं कर पाया था। वो अब भी संभल कर ठीक होने की कोशिश कर रहा था, जब तक निशाना बनाकर उसकी तुरंत मौत न हो जाए और जब तक उसे सांस लेने का थोड़ा सा भी मौका मिले, तब तक शायद वो बाजी पलट सकता था। उसका मानना था कि लक्ष्य महज एक सिपाही था जिसने ज्यादा नरसंहार नहीं देखा था, कम से कम दूसरों की हत्या तो नहीं की थी। उसे विश्वास नहीं था कि लक्ष्य जमीन पर पड़े इतने दयनीय हालत में किसी को जानलेवा वार कर सकता है। लेकिन लक्ष्य ने एक साधारण सैनिक की तरह जरा भी संकोच नहीं किया। भाले के डंडे से किए गए सफल गुप्त हमले के बाद उसने तुरंत काले अजगर भाले का बचा हुआ आधा हिस्सा उठा लिया। भाले की पूंछ का सिरा भी ज्यादा तेज नहीं था, जिसे लक्ष्य ने दोनों हाथों से पकड़ा और निर्दयता से जमीन पर पड़े निहत्थे जावत सिन्ह के गले में घूम दिया। पफ! बख्तरबंद वाहन के डिब्बे की छत पर खून की एक धारा सीधे जा गिरी। एक उच्च स्तरीय युद्ध सेनापति की जीवन शक्ति और रक्त ऊर्जा असाधारण थी, जिसके कारण खून की बौछार बेहद भयंकर थी। तुम कितना क्रूर, कितना निर्दयी हृदय है। जावत सिंह ने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लक्ष्य की ओर इशारा किया और मृत्यु में आंखें चौड़ी करके ये शब्द कहे, इससे पहले कि उनका सिर एक तरफ झुक गया और वे पूरी तरह से मृत हो गए। लक्ष्य ने ठंडी सी घुरघुराहट भरी सांस ली, जावत सिन्ह के शव को एक तरफ लात मारी, काले अजगर भाले को एक तरफ रख दिया और फिर ढेर लगे सामान में से एक विशाल गाय की खाल निकाली।
उसने अपने बैग का सारा सामान इकट्ठा किया, अपने उड़ने वाले खंजर को वापस बुलाया और फिर बख्तरबंद गाड़ी के धातु के दरवाजे पर दस्तक दी। दरअसल बख्तरबंद वाहन पहले ही धीमा हो चुका था, क्योंकि पीछे से आ रही लड़ाई की आवाजों का मतलब था कि ध्रुव निश्चित रूप से स्थिति का जायजा लेने आएगा। गाड़ी रुकी। लक्ष्य ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। तुषार और ध्रुव भी उत्सुकता से आगे से बाहर भागे। पीछे की तरफ लड़ाई छिड़ गई थी और इतनी तंग जगह में लड़ाई से आसानी से किसी की जान जा सकती थी। वे दोनों देखना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या था। ध्रुव ने जब लक्ष्य को वाहन से बाहर निकलते देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी झलक रही थी। वहीं तुषार ने लक्ष्य को देखकर अविश्वास का भाव धारण कर लिया, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि जावत सिन्हा लक्ष्य से निपटने में नाकाम रहे हों? ये तो नामुमकिन है। तुषार ने लक्ष्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और जांच करने के लिए तेजी से डिब्बे के पिछले दरवाजे की ओर भागा, जहां उसने देखा कि जावत सिंह खून के तालाब में पड़ा हुआ है। उसके पूरे शरीर पर घाव है और उसकी गर्दन में एक बड़ा खून से सना हुआ छेद है। तुमने सचमुच भाई जावत को मार डाला? क्या क्या तुम हैरान हो? लक्ष्य ने काले ड्रैगन भाले को पोंछा और तुषार को ठंडी निगाहों से देखा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? रुको, मुझे लगता है मैंने थोड़ी देर पहले भाई जावत को चिल्लाते हुए सुना था। तुम पागल हो? क्या तुम मानसिक चिकित्सक हो? ऐसा लगता है कि आप में अभी भी कुछ विश्लेषणात्मक क्षमता है, लेकिन अब इसका कोई महत्व नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुषार के चेहरे के भाव बदल गए। लक्ष्य ने ध्रुव की ओर मुड़कर कहा, कैप्टन, गाड़ी के बीचों बीच स्थित धातु का दरवाजा बंद था। तुषार ने ऐसा किया। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। ध्रुव का चेहरा बेहद गंभीर था, लेकिन उसने भारी मन से सिर हिलाया। तुषार के कार्यों ने उसे भयभीत कर दिया था। लक्ष्य ने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। ठीक है, अब मैं कुछ करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि कप्तान मुझे नहीं रोकेंगे। लक्ष्य ने चमकती आंखों से ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव उसे किसी बात से रोकना चाहता था, लेकिन लक्ष्य की निगाहों के सामने वो एक शब्द भी नहीं बोल सका। पास ही खड़े तुषार के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। लक्ष्य अब कुछ करने ही वाला था। वो मृत्यु का इंतजार करने वालों में से नहीं था। इसलिए ये सुनकर उसने अचानक अपनी दोनों तलवारें निकाली और लक्ष्य पर हमला कर दिया। वो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। लक्ष्य एकदम स्थिर खड़ा रहा। 5 उड़ते हुए खंजर हवा में उठे, एक दूसरे को पार करते हुए और गला घोंटने की चाल चलते हुए वापस उसके हाथ में आ गए। जैसे ही तुषार ने उड़ते हुए खंजर को अपने बैकपैक में वापस रखा, तुषार का सिर और हाथ पैर एक साथ टूट गए और लक्ष्य के उड़ते हुए खंजर से उसका शरीर 8 टुकड़ों में कट गया। लक्ष्य ने अपने उड़ते हुए खंजर को वापस खींच लिया और जावत सिन्हा के शव को बाहर फेंकने के लिए वापस गाड़ी में चला गया। फिर उसने अचंभित ध्रुव की ओर मुड़कर देखा। कैप्टन, मैं एक मेंटलिस्ट हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसे गुप्त रखेंगे। तुषार और जावत सिन्हा ने मुझे मारने की साजिश रची थी। आप मुझे निर्दयी होने के लिए दोष नहीं देंगे, है ना? ध्रुव अभी भी सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था। लक्ष्य एक ही वार में एक उच्च स्तरीय युद्ध जनरल को मार सकता था और प्राथमिक युद्ध जनरल तुषार को पल भर में ही खत्म कर सकता था। वो वास्तव में स्वर्ण स्तर का था। मानसिक विशेषज्ञ, स्वर्ण स्तर की ताकत मेंटलिस्ट सचमुच इतना ही डरावना था। तुषार की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी मौत बहुत दर्दनाक हुई थी। हालांकि ध्रुव को लक्ष्य के तरीके थोड़े कठोर लगे, फिर भी उसे उनमें कोई खामी नहीं दिखी। ध्रुव चुपचाप सिर हिलाते हुए थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। शायद अब वो वन्य क्षेत्र में भटकने के लिए उपयुक्त नहीं था। लक्ष्य के उदय ने उसे ये एहसास दिलाया कि अब सेवानिवृत्त होने का समय आ गया है। ध्रुव ने गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी ली, जबकि लक्ष्य यात्री सीट पर बैठा रहा। आखिरकार गाड़ी ब्लू रिवर ब्रिज पार कर गई। उनके पीछे
विकृत राक्षसों का एक झुंड पहले ही जावत सिंह और तुषार के शवों को घेर कर दावत उड़ाने के लिए तैयार था। एक मार्शल आर्टिस्ट का यही भाग्य होता है, या तो गौरव के साथ घर लौटना या दफन होने के लिए जगह मिले बिना मर जाना। इटावाहा से निकलने के बाद आसपास का नजारा धीरे धीरे बदल गया और सड़क पर मौजूद उत्परिवर्तित जानवर लगभग दिखाई देना बंद हो गए। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद ध्रुव ने कुछ कठिनाई से कहा, लक्ष्य, क्या आप मुझे इस माल का एक हिस्सा दे सकते हैं? मुझे केवल 1/3 चाहिए। नहीं, एक 5वां हिस्सा भी चलेगा। ओ क्यों? लक्ष्य ने ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई जब से लक्ष्य ने अपनी ताकत दिखाई थी। ध्रुव समझ गया था कि दोनों की स्थिति बदल गई है। भले ही वो नाम का कप्तान था, लेकिन उसका इकलौता समर्थक तुषार मर चुका था और बचे हुए गौरव यादव और आरिफ खान ही संभवतः लक्ष्य का साथ देंगे। अगर उन्हें लक्ष्य की मानसिक शक्ति के बारे में पता चल जाता तो वे शायद उसे तुरंत कप्तान पद से हटा देते। दानव शिकारी दस्ते में उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। हालांकि इस शिकार यात्रा के दौरान उनका बैग जंगल में खो गया और उन्हें लगभग कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब वे सेवानिवृत्ति के बारे में सोच रहे थे, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए सेवानिवृत्ति इतनी आसान नहीं थी। सबसे पहले इसके लिए पर्याप्त सेवानिवृत्ति निधि की आवश्यकता होती थी। उन्होंने इस माल का मूल्य कम से कम 300 मिलियन होने का अनुमान लगाया था। अगर उन्हें इसका 5वां हिस्सा मिलता तो ये 60 मिलियन होता। शर्त से जीती हुई रकम और अपनी बचत को मिलाकर ये 100 मिलियन से अधिक हो जाता, जो सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीवनयापन के लिए पर्याप्त होता। उसने सोचा था कि चूंकि उसने अपनी बात कह दी है, इसलिए लक्ष्य उसे कुछ सम्मान देगा। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि लक्ष्य सीधे उससे पूछेगा कि क्यों। ध्रुव ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही, मुझे पता है मेरी मांग थोड़ी ज्यादा है, लेकिन लक्ष्य, घर पर मेरी पत्नी और बच्चे हैं। मैं अब और जंगली इलाके में शिकार करने नहीं जाना चाहता। दानव देव दल बिखर चुका है और मैं बस बेस सिटी में शांति से रहना चाहता हूं। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि यह बहुत ज्यादा है तो मैं 10वां हिस्सा भी स्वीकार कर सकता हूं। लक्ष्य की चमकती निगाहें देखकर ध्रुव ने जल्दी से अपना हाथ उठाया। मैं वादा करता हूं, तुम्हारे मानसिक शक्ति वाले होने की बात मेरे पेट में हमेशा के लिए सड़ जाएगी। मैं कभी भी एक शब्द भी बाहर नहीं बताऊंगा। ध्रुव की चिंता देखकर लक्ष्य ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि आगे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, सैन्य आपूर्ति अड्डा यहीं है। हमारी गाड़ी अभी भी वही खड़ी होनी चाहिए, है ना? जी हां, मुझे आरिफ खान का फोन आया था। वो गाड़ी वहां से ले गए। सिर्फ आपकी गाड़ी वहीं है। उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी भी लौटा दी है। इस बख्तरबंद गाड़ी को अब सेना को लौटाने की जरूरत नहीं है। बेशक हम इसे उन्हें कम कीमत पर बेच सकते हैं। तो कप्तान जी, कृपया मेरे लिए यहीं रुक जाइए। मैं अपनी कार लेकर आऊंगा और फिर खुद बेस सिटी वापस चला जाऊंगा। इटावाहा में लगभग 1 महीना हो गया है और बख्तरबंद गाड़ी में बैठना बहुत असुविधाजनक है। अब मेरे लिए थोड़ा आराम करने का समय है। ठीक है, ठीक है। ध्रुव ने जल्दी से सहमति दे दी। कार की रफ्तार थोड़ी बढ़ाई और आपूर्ति स्टेशन की ओर चल पड़ा। लक्ष्य बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलकर निकला। ध्रुव ने जल्दी से उसे पुकारा, लक्ष्य, आपके हिसाब से इस माल को बेचने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? आप तय कीजिए, मैं जाकर इसे बेच देता हूं। बिक जाने के बाद मैं पैसे आपके कार्ड में ट्रांसफर कर दूंगा। लक्ष्य ने ध्रुव की ओर मुड़कर देखा। कैप्टन, क्या आप भ्रमित हैं? आप इस गाड़ी को इटावाहा काउंटी से बाहर ले आए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप माल को जहां चाहे बेच सकते हैं। आपको मेरी राय पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे प्राप्त होने वाली आय। लक्ष्य ने हाथ हिलाते हुए कहा, यह सारा पैसा आपका है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ज्यादा कमा लिया है तो मुझे थोड़ा बोनस देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले ही स्पष्ट कर दूं,
मैं आपका कोई एहसान नहीं मानूंगा। लक्ष्य की बातें सुनकर ध्रुव ने मुंह खोला, लेकिन काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाया। अंत में वो केवल धीमी आवाज में बोला, धन्यवाद भाई। मैं, बूढ़ा ध्रुव, पहले थोड़ा उलझन में था। अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत किया हो तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। चूंकि आप इतने उदार हैं, इसलिए मैं इस बार बेपरवाह हो जाऊंगा। हम पैसे 50-50 बांट लेंगे। आप कभी भी मेरे घर शराब पीने आ सकते हैं। मेरा दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। लक्ष्य मुस्कुराया और बोला, ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे। तो जाइए, मैं आपको और आपकी पत्नी को सुखमय जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। इतना कहकर लक्ष्य अपनी कार लेने के लिए सप्लाई स्टेशन की ओर चल पड़ा। यहां गाड़ियां भूमिगत पार्किंग में खड़ी थी। लक्ष्य के आते ही उसने तुरंत अपनी रैप्टर ऑफरोड गाड़ी निकाल ली। कार में बैठे बैठे लक्ष्य ने अपने पीछे रखे बैग को थपथपाया। वो अच्छे मूड में था। उसके बैग में 300 सी रैंक के उत्परिवर्तित जानवर थे, क्रिस्टल, और 40 बी रैंक उत्परिवर्तित जानवर क्रिस्टल। इन क्रिस्टलों का मूल्य उस माल से कहीं अधिक था, और इसमें उस डार्क एनर्जी स्टोन को तो गिना ही नहीं गया है। लक्ष्य के अनुसार उस डार्क एनर्जी स्टोन का मूल्य पैसों में नहीं मापा जा सकता था, क्योंकि वो एक मार्शल आर्टिस्ट के भविष्य का प्रतीक था। डार्क एनर्जी स्टोन के बिना भी क्रिस्टल और कुछ सामग्रियों का मूल्य लक्ष्य के लिए कुछ समय तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त था, जो उसकी भविष्य की योजनाओं के विकास के लिए बहुत फायदेमंद था। अपनी दौलत के चलते उसे बख्तरबंद गाड़ी में लदे 30 करोड़ रुपए के माल की कोई परवाह नहीं थी। ध्रुव को थोड़ा सा फायदा देने से न सिर्फ उसका मुंह बंद हो जाता, बल्कि भविष्य में कुछ भी होने पर ध्रुव मार्शल आर्ट हॉल में उसका बचाव जरूर करता। लक्ष्य ध्रुव को मारना नहीं चाहता था, और न ही ये संभव था, क्योंकि ध्रुव वास्तव में एक नेक इंसान था। अगर ये बात लीक हो जाती तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होते। इसके अलावा ध्रुव लालची व्यक्ति नहीं था, और उसने केवल आधी रकम अपने पास रखी, जिससे लक्ष्य को भी संतुष्टि मिली। तेजी से रफ्तार पकड़ते हुए रैप्टर ऑफरोड वाहन मुदान शहर की ओर तेजी से बढ़ा। कुछ ही देर में लक्ष्य ने ध्रुव के बख्तरबंद वाहन को ओवरटेक किया, उसे हॉर्न बजाया और तेजी से आगे निकल गया। ध्रुव ने भी दोस्ताना अंदाज में हॉर्न बजाया। जब कार मुदान शहर पहुंची तो लक्ष्य बिल्कुल नहीं रुका और सीधे शहर के बीच से निकल गया। आई सिटी की ओर जाने वाली सड़क पर लक्ष्य का फोन अचानक बज उठा। उसने फोन उठाया। ये आरिफ खान का फोन था। नमस्कार भाई आरिफ। हेलो लक्ष्य, मिलिट्री सप्लाई स्टेशन से अभी अभी फोन आया और उन्होंने बताया कि आपकी गाड़ी ले ली गई है। उस समय तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सच में वापस आ जाएंगे। आपने पहले मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? हाँ, मैं अभी अभी काउंटी शहर से निकला हूं और सोचा कि घर पहुंचकर आपको बता दूंगा। इस दौरान लक्ष्य आरिफ खान के संपर्क में रहा। इटावाहा आई सिटी से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वहां मोबाइल सिग्नल तो था, लेकिन लक्ष्य आरिफ खान से अक्सर संपर्क नहीं करता था। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट साधना में होता है तो उसे यथासंभव एकाग्र रहने का प्रयास करना चाहिए। आरिफ खान को पता था कि लक्ष्य अभी भी जीवित है, लेकिन कई दिनों से उससे कोई फोन न आने के कारण वो थोड़ा चिंतित था। अब लक्ष्य के रिहा होने की खबर सुनकर वो स्वाभाविक रूप से खुश था। लक्ष्य, वापस आकर जब आप आराम से बैठ जाएं, तो समय मिलने पर मार्शल आर्ट हॉल में आ जाना। आपसे कुछ बात करनी है। ये क्या है? लक्ष्य ने पूछा। विक्रांत मार्शल आर्ट्स अकादमी ने मार्शल आर्टिस्टों के बीच अनकहे नियमों की अनदेखी की है और सक्रिय रूप से रूसी भर्ती की है। शिष्यों में कई नौवें स्तर के योद्धा शामिल हैं, जो काफी सक्षम हैं। पिछले कुछ दिनों से वे हर जगह मार्शल आर्ट हॉल को चुनौती दे रहे हैं। हमारे हॉल को भी एक चुनौती पत्र मिला है। हॉल मास्टर लौट आए हैं और उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि जो भी विक्रांत लोगों को हराएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। वे मार्शल आर्ट हॉल मॉल से 3 इनाम मुफ्त में चुन सकते हैं। अब हॉल के योद्धा स्तर के सदस्य विक्रांत लोगों को
सबक सिखाने की तैयारी में अपनी हथेलियां मल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपके जीतने की सबसे अच्छी संभावना है। आरिफ खान की आवाज में एक सहजता थी, मानो वो विक्रांत लोगों को गंभीरता से नहीं ले रहे हों। ये सुनकर लक्ष्य की आंखें अचानक चमक उठीं। उन्हें इस मामले की जानकारी थी। आरिफ खान का फोन रखने के बाद लक्ष्य उत्साह से भर गई। एज्योर स्काई मार्शल आर्ट्स अकादमी वही मार्शल आर्ट्स अकादमी थी जिसमें लक्ष्य अपने पिछले जीवन में रहा था, और इस समय वास्तव में कुछ घटित हो रहा था। एज्योर स्काई मार्शल आर्ट्स अकादमी ने कई रूसी मार्शल आर्टिस्टों को भर्ती किया था, जिनमें से 3 विशेष रूप से शक्तिशाली योद्धा स्तर के लड़ाके थे, और उन्होंने बिंगचिंग बेस सिटी में लगभग सभी योद्धा मार्शल आर्टिस्टों को चुनौती दी थी। बिंगचिंग क्षेत्र में पहले से ही कई रूसी लोग रहते थे, और दिव्य रूपांतरण के युग के बाद रूसियों ने बिंगचिंग में एक पूरी सड़क पर कब्जा कर लिया था। रूसी लोग स्वभाव से ही लंबे और मजबूत होते हैं, और पहले से ही एक लड़ाकू राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। ये कहा जा सकता है कि उनकी युद्ध क्षमता भारतीयों की तुलना में कहीं अधिक थी। हालांकि रूसियों में एक बड़ी खामी भी थी। सच्ची ची के प्रति उनकी समझ थोड़ी कमजोर थी, और उनके सेनापति बनने की संभावना भी कम थी। इसके अलावा, चूंकि वे एक ही जातीय समूह के नहीं थे, इसलिए भारतीय लोग रूसियों से कुछ हद तक सावधान रहते थे। अतः हाल के वर्षों में बिंगचिंग में बहुत कम रूसियों ने विभिन्न भारतीय मार्शल आर्ट अकादमियों में दाखिला लिया था, और सामान्य स्तर से ऊपर के मार्शल आर्टिस्टों की संख्या भी बहुत कम थी। लेकिन अब एज्योर स्काई मार्शल आर्ट्स अकादमी ने इस नियम को तोड़ दिया था। कई प्रतिभाशाली रूसी मार्शल आर्टिस्टों को भर्ती करके और उन्हें गुप्त रूप से कुछ समय के लिए प्रशिक्षित करके सनसनी फैलाने और बिंगचिंग में एज्योर स्काई मार्शल आर्ट्स अकादमी को आगे बढ़ाने में मदद करने का इरादा किया था। लक्ष्य अपने पिछले जीवन में उन कुछ रूसियों को जानता भी था, लेकिन उस समय उन्होंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। लक्ष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात यह थी कि वो जानता था कि युद्ध के बाद के चरणों में इन रूसियों से निपटने और भारत की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए बेस सिटी सहित प्रमुख मार्शल आर्ट अकादमियों ने इनाम घोषित किए थे। कोई भी योद्धा स्तर का मार्शल आर्टिस्ट जो रूसियों को हरा सकता था, उसे भारी इनाम मिलेगा। इनमें से लक्ष्य को सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात बेस सिटी से मिलने वाला इनाम था। उल्कापिंड व्यापार परमिट। अंततः आधार शहर ने अनिच्छा से यही इनाम दिया। भारतीय लोग हमेशा से ही प्रतिष्ठा को महत्व देते आए हैं, और प्रतिष्ठा बचाने के लिए वे अक्सर महत्वपूर्ण रियायतें देते हैं। लक्ष्य को अभी भी याद था कि इस पुरस्कार का प्रस्ताव वज्र मार्शल आर्ट्स अकादमी के चेतन नामक एक मार्शल आर्टिस्ट ने दिया था, जिसने अंततः रूसियों को हराया और उल्कापिंड व्यापार परमिट प्राप्त किया। आधार शहर से आश्वासन मिलने के बाद चेतन ने उन्हें चुनौती देने के लिए सक्रिय रूप से एज्योर स्काई मार्शल आर्ट्स अकादमी का रुख किया, और न केवल उन रूसियों को मौके पर ही पराजित किया, बल्कि किनारे से देख रहे लक्ष्य को भी लात मारी। हालांकि उस समय चेतन का इरादा अपना अधिकार स्थापित करना था, लेकिन उस लात से लक्ष्य के दांतियान को नुकसान पहुंचा, जिससे बाद में आगे बढ़ने में सीधे तौर पर कठिनाइयां उत्पन्न हुई। यदि आर्यन और उसके समूह ने पिछले जन्म में लक्ष्य को सबसे पहले परेशान किया था, तो चेतन ने उसे परेशान करने वाला दूसरा व्यक्ति था, और ये एक अनुचित विपत्ति थी। इसके विपरीत चेतन बाद में बिंगचिंग में नई पीढ़ी के शीर्ष व्यक्ति बन गए। उल्कापिंड व्यापार परमिट प्राप्त करने के बाद उनकी तरक्की हुई, उनकी शक्ति में तेजी से सुधार हुआ, और उन्होंने बाद के प्राचीन देव खंडहरों में भी काफी ज्ञान प्राप्त किया और सफलतापूर्वक युद्ध देवता स्तर तक पहुंच गए। अंतरतारकीय प्रवास के समय तक चेतन पृथ्वी छोड़कर जा चुका था, और लक्ष्य को नहीं पता था कि उसके बाद उसका क्या हुआ। बिंगचिंग में लक्ष्य केवल कुछ ही लोगों को दुश्मन मानता था। आर्यन उनमें से एक था, रवि कुमार उनमें से एक था, और चेतन उनमें से एक था। स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए लक्ष्य के होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। सामने बिंगचिंग की भव्य शहर की दीवारें दिखाई देने लगी,
और लक्ष्य सीधे राजमार्ग के रास्ते शहर में प्रवेश कर गया। एक मोड़ लेने के बाद लक्ष्य सबसे पहले शहर के भीतर एक नीलामी घर की ओर बढ़ा। उसे सबसे पहले अपने हाथ में मौजूद वस्तुओं से निपटना था। उन्हें जल्दी से नकदी में बदलना था और अपनी अगली कार्रवाई की तैयारी करनी थी। नीलामी घर का नाम कुछ हद तक देहाती था, हुआन्यू, लेकिन यह भारत का सबसे बड़ा नीलामी घर था, जो सभी 5 आधार शहरों में प्रसिद्ध था। और इसके रहस्यमय मालिक के पास अथाह शक्ति होने की बात कही जाती थी। नीलामी घर न केवल अक्सर अच्छी वस्तुएं बेचता था, बल्कि आधार शहर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मार्शल आर्ट अकादमियों की तुलना में थोड़ी अधिक कीमतों पर विभिन्न सामग्रियां भी खरीदता था। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा गोरा था और उसने विनम्रता से उसका अभिवादन किया। हेलो महोदय, हुआन्यू में आपका स्वागत है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप यहां माल बेचने आए हैं या कुछ खरीदने? मेरे पास कुछ उत्परिवर्तित पशु क्रिस्टल और सामग्रियां हैं जिन्हें मैं आपको बेचना चाहता हूं। ठीक है महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपके उत्परिवर्तित पशु पदार्थों की उच्चतम श्रेणी क्या है? इनमें से अधिकांश सी ग्रेड के हैं, जबकि उच्चतम ग्रेड बी ग्रेड का है। ठीक है महोदय, कृपया मेरे पीछे आइए। युवती ने अपनी कमर मटकाते हुए लक्ष्य को एक काउंटर की ओर ले गई, जो विशेष रूप से उत्परिवर्तित जानवरों की सामग्री खरीदने के लिए था। काउंटर पर खरीदारी का काम एक और खूबसूरत लड़की संभाल रही थी। रिसेप्शनिस्ट लक्ष्य को वहां लाकर चली गई। महोदय, कृपया अपने क्रिस्टल और सामग्री प्रस्तुत करें। मैं मौके पर ही आपके लिए कीमत की गणना कर दूंगा। लक्ष्य ने अपना बैग काउंटर पर रखा और उस विशाल बैग के कारण काउंटर थोड़ा सा कांप गया। जब सामान बाहर छलक गया तो अनुभवी खरीदारी करने वाली लड़की भी आश्चर्य से खुद को रोक नहीं पाई। ये युवक देखने में तो सिर्फ एक योद्धा जैसा लग रहा था, लेकिन उसने जरूरत से ज्यादा चीजें निकाल रखी थी। क्या वह किसी टीम का एजेंट हो सकता है? किसी एक व्यक्ति के लिए इतने कम समय में यह सामान हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। एक एक करके गिनने के बाद लगभग 20 मिनट में परिणाम मिल गए। 300 सी ग्रेड उत्परिवर्तित पशु क्रिस्टल। यदि इन्हें आधार शहर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित किया जाता है, तो इनकी कीमत लगभग 800,000 से 1.1 मिलियन रुपए के बीच होगी। हमारा हुआन्यू प्रति क्रिस्टल 1 मिलियन रुपए की पेशकश करता है, इसलिए हम आपको कुल 300 मिलियन रुपए दे सकते हैं। लक्ष्य ने सिर हिलाया। ये कीमत स्वीकार्य थी। इन 40 बी ग्रेड उत्परिवर्तित जीव क्रिस्टलों की कीमतों में थोड़ा अधिक उतार चढ़ाव होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मूल्यों के अनुसार इनकी कीमत लगभग 250 मिलियन से 300 मिलियन रुपए के बीच है। हम इनके लिए 280 मिलियन रुपए की पेशकश कर सकते हैं। इन विकृत पशु संबंधी सामग्रियों की बात करें तो इनकी पूर्णता अत्यंत दुर्लभ है। मैंने इनका कुल मूल्य लगभग 220 मिलियन रुपए आका है। यदि आप सभी सामग्रियां हमें बेचने के लिए सहमत होते हैं, तो सभी वस्तुओं के लिए हम आपको कुल 800 मिलियन रुपए दे सकते हैं। लक्ष्य स्वाभाविक रूप से अपने सामान की कीमत समझता था। अगर वो उन्हें तुरंत बेचने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके बेचता, तो इस बैग से उसे 100 मिलियन रुपए और मिल सकते थे, जिससे इसकी कीमत लगभग 900 मिलियन रुपए हो जाती। हालांकि वो इन्हें खुदरा में बेचना नहीं चाहता था। भले ही ये थोड़ा सस्ता पड़ता, लेकिन हुआन्यू को एक साथ बेचने के अपने फायदे थे। जहां तक मुझे पता है, अगर एक ही लेन देन 500 मिलियन रुपए से अधिक का होता है, तो आप अपने हुआन्यू खाते में एक वीआईपी खाता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप हुआन्यू की नीलामी में व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन दोनों तरह से भाग ले सकते हैं। जी हां, ऐसा नियम है। हुआन्यू वीआईपी सदस्य होने के नाते जब भी हमारी कोई महत्वपूर्ण नीलामी होगी, हम आपको पहले से ही ईमेल भेज देंगे। आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं या ऑनलाइन नीलामी में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी हुआन्यू वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, जहां कई वस्तुएं निजी व्यक्तियों द्वारा नीलामी के लिए रखी गई हैं और कहीं और नहीं खरीदी जा सकती हैं। तो फिर उन्हें आपके बताए गए मूल्य पर बेच दें
और मेरा वीआईपी कार्ड प्रोसेस कर दें। लक्ष्य ने अपना पहचान पत्र सौंप दिया। इस नीलामी घर की प्रतिष्ठा भरोसेमंद थी। बिक्री कर्मी बेहद कुशल थी। भारत के सबसे बड़े नीलामी घर के रूप में उन्होंने अनगिनत बड़े ग्राहकों के साथ काम किया था और उनका पेशेवर रवैया बेहद सराहनीय था। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी निगाहें बार बार लक्ष्य की ओर जाती रहीं। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी निगाहें मोहक थी, जिनमें आकर्षण का एक मजबूत संकेत था। लक्ष्य जैसा युवा, सुंदर और धनी मार्शल आर्टिस्ट कई लड़कियों के लिए जीवन साथी चुनने का प्राथमिक मानदंड था, इसलिए ऐसी स्थिति बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं थी। हालांकि लक्ष्य ने पूरी प्रक्रिया के दौरान हल्की सी मुस्कान बनाए रखी और उस युवती से एक शब्द भी नहीं कहा, जिससे उसकी चंचल निगाहें किसी का ध्यान नहीं गई। वीआईपी कार हाथ में आते ही लक्ष्य के खाते में 800 मिलियन रुपए नकद स्थानांतरित कर दिए गए। अपने कार्ड में पहले से मौजूद धन को मिलाकर लक्ष्य के पास अब लगभग 900 मिलियन रुपए की संपत्ति थी। और ठीक उसी समय एक और टेक्स्ट मैसेज आया, जिससे पता चला कि ध्रुव ने लक्ष्य को 150 मिलियन रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। 1100 मिलियन। लक्ष्य के पास अब 1.1 बिलियन रुपए थे। 1.1 अरब रुपए से क्या क्या किया जा सकता है? जिस विला में लक्ष्य फिलहाल रह रही थी, उसकी कीमत लगभग 100 मिलियन रुपए ही थी। उनकी रैप्टर एसयूवी की कीमत मात्र 5 मिलियन रुपए से थोड़ी अधिक थी। किसी व्यक्ति का भाग्य बदलने की क्षमता रखने वाली आनुवंशिक औषधि की एक बोतल की कीमत 10 मिलियन रुपए से कुछ अधिक थी। बेशक अब इसका मूल्य बढ़ गया था, लेकिन फिर भी यह केवल 20 मिलियन रुपए ही था। ध्रुव, गौरव यादव और अन्य लोगों ने इतने लंबे समय तक जंगल में इतनी कठिन लड़ाई लड़ी थी, फिर भी उनमें से किसी के पास भी 1.1 अरब रुपए की बचत नहीं थी। ये एक मानसिक शक्ति का कमाल था, खासकर स्वर्ण युग के दौरान। उड़ने की क्षमता ने लक्ष्य को हजारों विकृत प्राणियों के बीच से आसानी से मूल्यवान शिकार ढूंढने में मदद की, जिससे उसकी कार्यकुशलता में काफी सुधार हुआ। ये उन साधारण मार्शल आर्टिस्टों से बिल्कुल अलग था, जिन्हें जमीन से धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता था, जो बेहद धीमा था और हमेशा विकृत प्राणियों के हमले का खतरा बना रहता था। हालांकि लक्ष्य को लगा कि ये 900 मिलियन रुपए अभी भी पर्याप्त नहीं है। एक छोटी सी स्थानिक अंगूठी की कीमत कई सौ मिलियन रुपए है और सामान्य स्तर में प्रवेश करने के बाद क्यूई संवेदन सहायक औषधियों पर भी काफी पैसा खर्च होगा। बेशक ये सबसे महत्वपूर्ण बातें नहीं थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर लक्ष्य को उल्कापिंड व्यापार का परमिट मिल जाता, तो वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ व्यापार कर सकता था और वो बड़े पैमाने पर खर्च करने का समय होता। लक्ष्य ने सेल्स लेडी की ओर मुड़कर उसकी उम्मीद भरी निगाहों के बीच कहा, माफ कीजिए, क्या स्पेशल रिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध हो गई है? अगर लक्ष्य को सही याद है तो आज ही के दिन स्पेस रिंग पहली बार बाजार में आई थी। हिमांशु के पास पहले से ही स्टॉक में मौजूद थी। एक छोटा मॉडल 3 घन मीटर का, जिसकी कीमत 200 मिलियन थी। हालांकि ये एक छोटी सी अंगूठी थी, लेकिन ये किसी भी बैकपैक से कहीं अधिक विशाल और ले जाने में कहीं अधिक सुविधाजनक थी। पहले खरीदारों द्वारा इसे आजमाने के बाद इसे खरीदने की होड़ मच गई। जिसके पास भी थोड़े पैसे थे, वो इसे खरीदना चाहता था। कुछ दिनों बाद कीमत में अचानक उछाल आया। दूसरे बैच के मार्शल आर्टिस्ट 500 मिलियन प्रति यूनिट के हिसाब से बिके और जमाखोरी करना संभव नहीं था। हर मार्शल आर्टिस्ट को केवल एक ही यूनिट खरीदने की अनुमति थी। लक्ष्य को अब एक यूनिट खरीदनी ही थी। सेल्स पर्सन यंग मिस एक स्पेस रिंग लेकर आई, एक चांदी की अंगूठी जिसमें एक काला पत्थर जड़ा हुआ था, शून्य पत्थर, एक प्रकार का उल्कापिंड। उसने अपने कार्ड से 200 मिलियन डॉलर निकाले और अंतरिक्ष की अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। इस घेरे को खोलने के लिए केवल अपनी मानसिक शक्ति को केंद्रित करने की आवश्यकता थी। प्रत्येक मार्शल आर्टिस्ट के पास कम से कम थोड़ी सी मानसिक शक्ति होती थी।
इसलिए कोई भी इसका उपयोग कर सकता था। पलक झपकते ही उनकी 1.1 अरब की संपत्ति घटकर 900 मिलियन रह गई। लक्ष्य ने हिमांशु ऑक्शन हाउस छोड़ दिया। बाहर जाकर उसने खुद को तरोताजा किया, नहाया, साफ कपड़े पहने, फिर गाड़ी चलाकर घर चला गया। जियांगबई जिले में वापस आकर उसने कार को विला के गैरेज में पार्क किया। जैसे ही वो अंदर गया, उसे टाइलों के गिरने की आवाज सुनाई दी। कोई शतरंज खेल रहा था। शतरंज सामान्य युग में लोकप्रिय था और दिव्य रूपांतरण कैलेंडर में भी ऐसा ही बना रहा। यहां तक कि तारों तक भी फैल गया पृथ्वी के 4 महान आविष्कारों में से एक, जिसे आकाश गंगा में निर्यात किया गया था। मानवता के बड़े पैमाने पर पलायन के बाद कभी गौरवशाली माने जाने वाले नेटवर्क, हथियार और एरोस्पेस तकनीक आकाशगंगा की उन्नत खेती और तकनीकी सभ्यताओं के बीच कुछ भी मायने नहीं रखते थे। पृथ्वीवासी पूरी तरह से आदिम थे। इसके बजाय पृथ्वी का फुटबॉल, भारतीय व्यंजन, शतरंज और लैंडलॉर्ड कार्ड खेल आकाशगंगा में बेहद लोकप्रिय हो गए, जिन्हें वास्तविक 4 महान आविष्कार के रूप में सराहा गया। अपने पिछले जीवन में लक्ष्य ने धूमकेतु चरण के बारे में सुना था, एक मार्शल आर्टिस्ट जिसने अपने द्वारा बनाए गए सभी जोड़ीदार कार्डों के एक ही हाथ से एक ही गेम में एक स्टारशिप जीत ली। स्टेलर स्टेज का एक और दिग्गज खिलाड़ी, जिसे लैंडलॉर्ड कहा जाता है, 4 बमों और एक स्प्रिंग कमबैक की चपेट में आ गया और एक ही राउंड में अपना पूरा रिसोर्स प्लैनेट खो बैठा। बैठक कक्ष में माता पिता दोनों के साथ 2 बुजुर्ग पड़ोसी भी मौजूद थे। लक्ष्य को देखकर पड़ोसी असहज होकर खड़े हो गए और अभिवादन के रूप में थोड़ा झुक गए। अंकल आकाश, आंटी प्रिया, कृपया बैठ जाइए, खेलते रहिए, मेरी चिंता मत कीजिए, लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ने उन्हें रुकने का इशारा किया। चलते रहो, इस लड़के के चक्कर में मत पड़ो। जब से ये मार्शल आर्टिस्ट बना है, तब से ये कभी घर पर नहीं रहता, हमेशा इधर उधर घूमता रहता है। हमेशा की तरह स्नेह करने वाली मां लीला के चेहरे पर खुशी की चमक थी। हालांकि लक्ष्य अक्सर फोन करता था, लेकिन उससे आमने सामने मिलना बेहतर था और वो तुरंत उठकर उसके लिए खाना बनाने लगी। खेलते रहो मां, मैंने खाना खा लिया है, आज रात हम साथ में खाना खाएंगे। क्या तुम फिर से महीनों के लिए गायब हो जाओगे? लीला ने वापस बैठते हुए पूछा। इस बार नहीं, मैं कुछ समय के लिए बेस सिटी में रहूंगा। अच्छा, तो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। बुजुर्ग लोग फिर से टाइलें खटखटाने लगे, जबकि लक्ष्य अपने कमरे की ओर चल पड़ा। पीछे मुड़कर देखने पर उसने पाया कि उनके बाल सफेद काले हो गए थे और ये देखकर उसे भावुकता का अनुभव हुआ। उन्होंने साधना का मार्ग अपनाया, जबकि 3 नश्वर लोकों, योद्धा, सेनापति, युद्ध देवता में मार्शल आर्टिस्ट सामान्य रूप से वृद्ध होते हैं। तारा लोक में प्रवेश करते ही उनकी आयु बढ़ जाती है। यदि उनके माता पिता साधना नहीं कर पाते, तो वे निश्चित रूप से उन्हें शीघ्र ही छोड़कर चले जाते। उन्हें अपने साथ रखने का एकमात्र तरीका ये था कि उन्हें भी साधना के मार्ग पर अग्रसर किया जाए। लेकिन वे अपनी आदर्श उम्र पार कर चुके थे। इसका एक ही उपाय था, यूरोपीय संघ का जीवन शक्तिवर्धक पेय खरीदना। ये औषधि शारीरिक कार्यों को बढ़ावा दे सकती है, कोशिकीय क्षमता को उजागर कर सकती है और साधना में दूसरा मौका प्रदान कर सकती है, जो यूरोपीय संघ की सबसे गौरवशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है। लेकिन इसके लिए एसिस ग्रेड उत्परिवर्तित जानवर के जीन के साथ साथ एस और ए ग्रेड उपभेदों के मिश्रण की आवश्यकता थी। उत्पादन लागत बहुत अधिक थी और कीमत चौंका देने वाली थी। अमरावती बेस सिटी के नेटवर्क पर यूरोपीय संघ द्वारा बेचे जाने वाले जीवन शक्ति बढ़ाने वाले पेय की कीमत प्रति शीशी 20 अरब है। उसके माता पिता के लिए 2 शीशियों का मतलब 40 अरब था, एक खगोलीय आंकड़ा। अपने पिछले जीवन में भी तारामंडल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने कभी इतनी संपत्ति अर्जित नहीं की थी। लेकिन इस बार उसे अपने माता पिता को एक और मौका देना ही था। 40 अरब
वो इसे हासिल कर लेगा। अपने कमरे में वापस आकर उसने अपना कंप्यूटर चालू किया। मार्शल आर्टिस्ट फोरम में लॉगिन करते हुए उन्हें उम्मीद थी कि सबसे ऊपर की पोस्ट इटावाहा त्रासदी के बारे में होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। शीर्षक में लिखा था, विक्रांत मार्शल आर्ट्स अकादमी के 3 रूसी पावर हाउस आज शैडोलाइट हॉल को चुनौती देते हैं। लाइव वीडियो। लाइव स्ट्रीम घंटों पहले समाप्त हो चुकी थी। फुटेज सुबह का था। उसने प्ले बटन दबाया। प्रवेश करने वाला लड़ाकू विमान नेरोव था, एक रूसी जो 2 मीटर से अधिक लंबा था। ध्रुवीय भालू की तरह गठीला था। उसकी मांसपेशियां इतनी अतिरंजित थी कि वे कार्टून जैसी दिखती थी। उन्होंने कई विक्रांत शिष्यों का नेतृत्व किया, जिनमें से अधिकांश के नाम लक्ष्य बता सकते थे। वीडियो में नेरोव ने 9वें स्तर के योद्धा से लड़ाई की, जो शैडोलाइट का सबसे बेहतरीन योद्धा था, गति और ताकत में शीर्ष पर। फिर भी रूसी योद्धा का मुकाबला नहीं कर सका। नेरोव की शक्ति मायांग की जन्मजात दैवीय शक्ति से भी कहीं अधिक थी, जो सामान्य योद्धाओं की सीमाओं से परे थी और एक औसत युद्ध जनरल के बराबर थी। उसका विशाल शरीर वारों को आसानी से झेल लेता था। योद्धा के प्रहार उसके लिए बच्चों का खेल थे। कुछ मामूली वारों के बाद नेरोव ने एक ऐसा मुक्का मारा जिससे योद्धा लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा और खून की उल्टी करने लगा। लड़ाई 1 मिनट से भी कम समय तक चली। योद्धा गिर पड़ा और अब उसका युद्ध जनरल के पद पर पदोन्नति का भविष्य अनिश्चित हो गया था। हाँ, पूर्वी एशिया के बीमार आदमी। नेरोव की भारतीय भाषा आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट थी। हर शब्द सुनाई दे रहा था। उसके पीछे रूसी ठहाके लगा रहे थे। एक छाया प्रकाश मार्शल आर्टिस्ट इसे सहन न कर पाने के कारण एक लंबी तलवार निकालकर आगे बढ़ गया। नेरोव टस से मस नहीं हुए। इसके बजाय एक सुडौल रूसी महिला आगे बढ़ी। 2 तलवारें चमक उठीं। कोई बड़े वार नहीं, बस बिजली की तरह तेज वार, जिनका पता लगाना असंभव था। तलवारों की रोशनी का एक धुंधला सा नजारा, और हमलावर खून के तालाब में पड़ा था, जीवित लेकिन बुरी तरह घायल। शैडोलाइट को कुचलने के बाद समूह अकड़ते हुए चला गया। जब मार्शल आर्टिस्ट एक मुकाबले के लिए सहमत हो गए और किसी की मौत नहीं हुई, तो अधिकारियों ने इसमें दखल नहीं दिया। इसी तरह की पोस्टें लगातार सामने आती रहीं। विक्रांत एक के बाद एक हॉल को चुनौती देता रहा और हर बार रूसी जीतते रहे। वे 3 लोग थे, शक्तिशाली नेरोव, बिजली की तरह तेज वार करने वाली ईवा, और इवान नाम का एक उदास आदमी जिसने अभी तक एक उंगली भी नहीं उठाई थी। नीचे की टिप्पणियों में आक्रोश साफ झलक रहा था। लोग रूसियों को उनकी क्रूरता के लिए कोस रहे थे और विक्रांत पर भारतीय मार्शल आर्टिस्टों के खिलाफ विदेशियों के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगा रहे थे। विक्रांत, मैं तुम गद्दारों को XXX करता हूं। देश को बेच देने वाले खुद को मार्शल आर्टिस्ट कहलाने के लायक नहीं हो। ध्रुवीय भालुओं, साइबेरिया वापस चले जाओ। बर्फ के शहर को तुम्हारी जरूरत नहीं है। साइबेरिया कभी हमारा भी था। आर्कटिक सर्कल तक पहुंचने तक रेंगते रहो। अब इसमें कितने हॉल हो गए? क्या आइस सिटी बेस्ट सिटी में कोई ऐसा नहीं है जो इन रूसियों को रोक सके? ड्रैगन स्लेइंग कहाँ है? प्रचंड वायु अखाड़ा कहाँ है? लक्ष्य ने एक बार 99% स्कोर किया था। क्या उसे योद्धा स्तर का शीर्ष प्रतिभावान नहीं कहा गया था? लक्ष्य का नाम मत लो। वो अब तक इटावाहा में राक्षसों का शिकार बन चुका होगा। अगर आप इन रूसियों से निपटने के लिए किसी को चाहते हैं, तो ड्रैगन स्लेइंग के विक्रांत को देखो। विक्रांत एक मजाक है। लक्ष्य के बिना प्रचंड एयर एरिना अभी भी नंबर 1 हॉल है। आरव और सिद्धार्थ जैन को इन रूसी भालुओं को पैकिंग करते हुए देखें। हमारे महापवन अखाड़ा के चेतन से पहले वे सभी लोग तो बस ढेर के समान थे। विशेष रूप से लक्ष्य। सौभाग्य से उसकी जल्दी मृत्यु हो गई, वरना वो भी पैरों तले रौंदा जाता। ठाकुर समूह के युवा प्रमुख मलिक ठाकुर काफी मजबूत हैं। पता नहीं क्या वे जिम्मेदारी संभालेंगे। रंगीन टिप्पणियों पर सरसरी नजर डालने के बाद लक्ष्य ने फोरम बंद कर दिया। विक्रांत का नाटक पनप रहा था।
जल्द ही ये आइस सिटी में धमाका करने वाला था। लक्ष्य सही मौके का इंतजार कर रहा था, वो पल जो सचमुच भाग्य बदल सकता था। अगले दिन लक्ष्य मार्शल आर्ट अकादमी नहीं लौटा, बल्कि उसने ऑनलाइन क्यूई संवेदन सहायक औषधि की एक बोतल मंगवाई। योद्धा अवस्था से कमांडर अवस्था में संक्रमण एक महत्वपूर्ण कदम है, और लक्ष्य को पहले से ही पता था कि उसे किस प्रकार की क्यूई संवेदन सहायक औषधि की आवश्यकता है। ऊर्जा संवेदन सहायक औषधि की एक बोतल की कीमत 100 मिलियन थी, और लक्ष्य ने एक कस्टम ऑर्डर चुना जिससे 100 मिलियन और जुड़ गए। शेष 900 मिलियन तेजी से घटकर 700 मिलियन रह गए। लक्ष्य अपने खर्च को पानी की तरह बहते पैसे के रूप में वर्णित कर सकते थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संपर्क करने और जमा राशि का भुगतान करने के बाद लक्ष्य ने कुछ वर्चुअल चिप हेलमेट खरीदे और सामान बेचना शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी। बिना कुछ कमाए यूं ही पैसा खर्च करना ठीक नहीं था। वो नाइनफोल्ड स्पीयर नदी का पहला तल बेचना चाहता था। नाइनफोल्ड स्पीयर रिवर एक प्राचीन ग्रंथ था, और अधिकांश लोग इसके मूल के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन लक्ष्य को इसके बारे में पता था। लियो उल्का वर्षा के आगमन के बाद पृथ्वी के वातावरण में भारी बदलाव आया, जिससे कुछ खतरनाक क्षेत्र भी उत्पन्न हो गए। इन स्थानों का वातावरण कठोर था। यहां भयंकर विकृत जीव पाए जाते थे, और कुछ स्थानों ने तो स्वतंत्र क्षेत्र भी बना लिए थे। हालांकि इनमें अपार अवसर भी मौजूद थे। जो लोग यहां प्रवेश करते और वापस लौटने में सफल होते, उन्हें अक्सर महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त होते थे। इन स्थानों को प्राचीन देवता खंडहर कहा जाता था, और नाइनफोल्ड स्पीयर रिवर मैनुअल इसी तरह के एक स्थान से आया था। दूसरे और तीसरे स्तर तो पहले ही आ चुके थे, लेकिन पहले स्तर के न होने के कारण उनकी कीमत कम रही। हालांकि दुनिया भर में कई लोग भाला चलाने की तकनीक का अध्ययन करते थे, इसलिए ये अनुमान लगाया जा सकता था कि पहले स्तर के आते ही बिक्री में जबरदस्त उछाल आ जाएगा। लक्ष्य अब तीसरे स्तर, जलप्रपात, का अभ्यास करने का प्रयास कर रहा था। एक बार तीसरे स्तर में महारत हासिल हो जाने पर वो साधारण युद्ध देवता शक्तिशाली योद्धाओं का मुकाबला कर सकता था। लेकिन लक्ष्य के पास चौथे स्तर के लिए कोई नियमावली नहीं थी। उसे पता था कि पहले और चौथे स्तर के मैनुअल एक ही व्यक्ति के पास है, और वो व्यक्ति आइस सिटी में है। जल्द ही वो व्यक्ति पहले स्तर का मैनुअल ऑनलाइन डाल देगा और अच्छा खासा मुनाफा कमा लेगा। लक्ष्य की इच्छा थी कि वो उस व्यक्ति से पहले पहला लेवल रिलीज कर दे, ताकि उसे न केवल कुछ अग्रिम आय हो जाए, बल्कि ये भी पता चल जाए कि कुछ समय बाद चौथा लेवल भी रिलीज होगा। इससे वो व्यक्ति निश्चित रूप से चौथे लेवल को जल्दी बाजार में रिलीज करने के लिए प्रेरित होगा, और इस तरह लक्ष्य को मैनुअल मिल जाएगा। उन्होंने हेलमेट चिप्स के 100 सेट खरीदे, जिनकी कीमत लगभग 50 मिलियन थी। अगले कुछ दिनों तक लक्ष्य ने खुद को इस काम में पूरी तरह से लगा दिया। उनका अधिकांश समय मैनुअल की सामग्री भरने में व्यतीत होता था। बीच बीच में मिलने वाले अवकाश के दौरान लक्ष्य अपने मोहल्ले में टहलने जाते थे या अपने माता पिता के साथ भोजन करते और बातचीत करते थे। इस प्रकार वे एक सुखमय और संतुष्टिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। ऑनलाइन रूसी चुनौती देने वालों का मामला जारी रहा। मार्शल आर्ट अकादमियां एक के बाद एक हारती गई, और उनकी प्रतिष्ठा लगातार गिरती गई। इसके विपरीत एज्योर स्काई ने इस स्थिति का फायदा उठाया और बेहद लोकप्रिय हो गया। हालांकि कई लोगों ने उनके कार्यों की आलोचना की, फिर भी काफी संख्या में लोगों ने सक्रिय रूप से एज्योर स्काई मार्शल आर्ट्स अकादमी में दाखिला लिया, जिससे एज्योर स्काई को 3 प्रमुख मार्शल आर्ट्स अकादमियों को पीछे छोड़ने की एक सूक्ष्म प्रवृत्ति प्राप्त हुई। लक्ष्य ने ऑनलाइन मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका पूरा ध्यान अपने हेलमेट में लगे चिप्स पर केंद्रित था। 5वें दिन तक लक्ष्य का काम आखिरकार पूरा हो गया। हेलमेट चिप्स के 100 सेट दर्ज किए गए और ऑनलाइन बिक्री के लिए तैयार थे। लक्ष्य ने नेबर शॉप नाम से एक ऑनलाइन स्टोर पंजीकृत करने के लिए 10 मिलियन और खर्च किए, जिसमें केवल एक ही उत्पाद था, हेलमेट चिप्स का एक सेट। नाइनफोल्ड स्पीयर रिवर फर्स्ट लेवल
वायु। इतने सरल शीर्षक से ही लक्ष्य को विश्वास हो गया था कि लोगों को आकर्षित करने के लिए ये काफी होगा। उसका लक्ष्य समय का अंतर बनाए रखना था, ताकि पहला स्तर जारी होने से पहले ही वो जितना हो सके उतना कमा सके। लक्ष्य ने पहले स्तर की कीमत 10 मिलियन तय की। फोटो और वीडियो तैयार करने और ऑनलाइन निगरानी के साथ इंटरनेट से जुड़ने के बाद लक्ष्य की दुकान पूरी तरह से तैयार हो गई। ये सब करने के बाद लक्ष्य ने अपने शरीर को अंगड़ाई दी। कई दिनों की मेहनत आखिरकार खत्म हो गई थी। इस प्रयास से बहुत अधिक धन तो नहीं मिलेगा, लेकिन इससे लक्ष्य को कुछ शुरुआती पूंजी जरूर मिल जाएगी। जैसे ही वो अंगड़ाई लेने के लिए उठा, उसका फोन फिर बज उठा। नमस्कार भाई खान। लक्ष्य ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से आरिफ खान की आवाज आई। लक्ष्य, क्या तुमने ऑनलाइन वीडियो देखा है? क्या हुआ? एज्योर स्काई मार्शल आर्ट्स अकादमी के रूसी तिकड़ी ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। इस बार उनका निशाना ड्रैगन स्लेइंग मार्शल आर्ट्स अकादमी थी। नेरोव ने विक्रांत को घायल कर दिया और ड्रैगन स्लेइंग अकादमी हार गई। ओह, ड्रैगन को मारने का प्रयास विफल रहा? लक्ष्य ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। बिल्कुल, और एज्योर स्काई मार्शल आर्ट्स अकादमी ने तो 3 दिन बाद हमारे वायु को चुनौती देने की घोषणा भी कर दी है। अब पूरे आइस सिटी बेस सिटी में केवल हमारे वायु और चौधरी मार्शल आर्ट्स को ही चुनौती नहीं मिली है। लक्ष्य ने एक पल सोचा। तर्कसंगत रूप से हमारा वायु शीर्ष मार्शल आर्ट अकादमी है। उन्होंने पहले चौधरी मार्शल आर्ट्स को चुनौती क्यों नहीं दी? वे मूल रूप से चौधरी मार्शल आर्ट्स को चुनौती देने वाले थे, लेकिन चौधरी मार्शल आर्ट्स अकादमी के सर्वश्रेष्ठ योद्धा चेतन इस समय वन क्षेत्र में है और अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। इसलिए चौधरी मार्शल आर्ट्स ने चुनौती नहीं का बोर्ड लगा दिया है, जिसमें लिखा है कि चेतन के लौटने तक वे किसी भी तरह की चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए अब वायु की बारी है। तो क्या हुआ अगर वे हमें चुनौती देते हैं? क्या हम वायु चुनौतियों से डरते हैं? क्या एक मार्शल आर्टिस्ट का भाग्य लड़ना ही नहीं है? लक्ष्य ने उदासीनता से कहा। मेरे प्रिय गुरु लक्ष्य, आप स्थिति की गंभीरता को क्यों नहीं समझते? अब जब चौधरी मार्शल आर्ट्स पीछे हट गया है, तो आइस सिटी में मोर्चा संभालने के लिए केवल हमारा वायु ही बचा है। हम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। न केवल अकादमी के गुरु स्वयं स्थिति का जायजा ले रहे हैं, बल्कि मुख्य शहर के महापौर भी आ चुके हैं। मेयर अंकित कुमार। जी हां, अंकित कुमार। आधार नगरी के 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक अंकित कुमार न केवल आधार नगरी के महापौर हैं, बल्कि 8वें स्तर के युद्ध देवता और हमारे अकादमी गुरु के अच्छे मित्र भी हैं। उन्होंने स्वयं घोषणा की है कि जो कोई भी एज्योर स्काई की रूसी तिकड़ी को हराएगा, उसे आधार नगरी द्वारा भारी पुरस्कार दिया जाएगा। किस तरह के पुरस्कार? $1 अरब की पुरस्कार राशि और आइस सिटी का मानद नागरिक बनना, साथ ही सभी सार्वजनिक सुविधाओं का मुफ्त उपयोग करने का आनंद लेना। लक्ष्य चुप रहा। ये इनाम वाकई बहुत बड़ा था। इसमें न केवल भारी भरकम पुरस्कार राशि थी, बल्कि सम्मान भी शामिल था, जो मार्शल आर्टिस्टों के लिए बेहद आकर्षक था। आखिरकार, क्या मार्शल आर्ट का अभ्यास पैसा कमाने, दूसरों से श्रेष्ठ बनने और प्रशंसा पाने के लिए नहीं किया जाता है? लेकिन लक्ष्य को इसकी जरूरत नहीं थी। 1 अरब बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक विचार से इतनी या इससे भी ज्यादा रकम कमा सकता था। उदाहरण के लिए, 9 फोल्ड स्पीयर रिवर के साथ लक्ष्य का मानना था कि अगर वो हेलमेट बनाए तो वो 200 हेलमेट बेच सकता है। इसके अलावा वो एक बुद्धिमान व्यक्ति भी था। जंगल में बहुत आसानी से ढल जाता था और थोड़ी बहुत संपत्ति कमाना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उसे उल्कापिंडों का व्यापार करने का अधिकार चाहिए था। वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ व्यापार करना चाहता था। यही धन कमाने और अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने का सही रास्ता था। ऐसा लगता था कि अंकित कुमार को समस्या की गंभीरता का एहसास नहीं था। न तो आरव और न ही सौरभ इवान का मुकाबला कर सकते थे, और वे नेरोव और ईवा से भी थोड़े कमजोर थे।
केवल चेतन ही आइस सिटी का सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अपने पिछले जीवन में उसने इवान को बड़ी मुश्किल से हराया था, जिसने उसके भविष्य के गौरवशाली जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। सबसे अच्छा तरीका क्या था और वह अपने हितों को अधिकतम कैसे कर सकता था? लक्ष्य चुपचाप सोच रहा था। फोन के दूसरी तरफ आरिफ खान अभी भी बड़बड़ा रही थी। लक्ष्य, जल्दी आओ। अकादमी के मास्टर ने यह भी कहा है कि अगर तुम एक रूसी को हरा देते हो तो अकादमी के मॉल से एक वस्तु चुन सकते हो। अगर तीनों को हरा देते हो तो 3 वस्तुएं मिलेंगी। आरव और सौरभ पहले जाने के लिए लगभग लड़ रहे हैं और मयंक भी कोशिश करने के लिए बेताब है। अगर तुम जल्दी नहीं आए तो शायद तुम्हें सूप का एक घूंट भी न मिले। भाई खान, आपने किसी को नहीं बताया कि मैं एक मानसिक शक्ति वाली व्यक्ति हूं, है ना? लक्ष्य ने पूछा। बिल्कुल नहीं। भाई खान ऐसे व्यक्ति नहीं है जो राज न रख सके। इटावाहा में आपके प्रदर्शन की बात तो छोड़िए। न तो मैंने और न ही ओल्ड गौरव ने एक शब्द भी कहा। हमने बस इतना कहा कि इटावाहा में हम आपसे अलग हो गए थे, लेकिन आप जिंदा थे। अगर हमने कुछ कहा होता तो अकादमी के मास्टर शायद खुद आपको वापस लाने के लिए इटावाहा चले जाते। ये अच्छी बात है। भाई खान, मैं अभी मार्शल आर्ट अकादमी नहीं जा रहा हूं। क्या चुनौती 3 दिन बाद शुरू नहीं हो रही है? मैं तब तक जरूर पहुंच जाऊंगा। आरिफ खान एक पल के लिए रुका और बोला, ठीक है भाई, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। मुझे पता है कि काम करने के मामले में आप बहुत भरोसेमंद व्यक्ति हैं। खान भाई आप पर भरोसा करते हैं। हे, चिंता मत करो। भाई खान, मैं लक्ष्य भला कायर कैसे हो सकता हूं जो विदेशियों को अपने देश में मनमानी करने दूं? बस मुझे इन कुछ दिनों में थोड़ा और अभ्यास करने की जरूरत है ताकि मैं उन विदेशियों को हरा सकूं। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो बस कह देना कि मैं फिर से अभ्यास के लिए बाहर गया हूं और कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा। भाई, चलो, हम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। आरिफ खान का फोन काटने के बाद लक्ष्य ने फिर से मार्शल आर्टिस्ट फोरम में लॉगिन किया। वो एक खबर की तलाश में था। चौधरी मार्शल आर्ट्स के चेतन के बारे में एक खबर की। अपने हितों की अधिकतम रक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे सबसे पहले एक समस्या का समाधान करना था। चेतन इस लड़ाई में भाग नहीं ले सकता था। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।